हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का राजस्थान एकेडमी पर। मैं परवीन सिंह आप सभी लोगों के साथ में इस वीडियो में बात करने वाला हूं लैब असिस्टेंट यानी प्रयोगशाला सहायक के अंतर्गत जो फिजिक्स का सिलेबस दे रखा है उसके ऊपर। और फिजिक्स के सिलेबस में अगर हम देखें दोस्तों तो हमने पहले के दो टॉपिक यानी कि डायनेमिक्स ऑफ रिजिड बॉडी और थर्मोडायनेमिक्स इनको कंप्लीट कर दिया है। अब हमारा टॉपिक चल रहा है स्थिर वैद्युतिकी। कौन सा टॉपिक चल रहा है? स्थिर वैद्युतिकी यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इसके अंदर हमने कूलम्ब नियम पढ़ लिया है, विद्युत क्षेत्र के बारे में पढ़ लिया, गाउस का नियम पढ़ लिया था। अब हम जो है इस एप्लीकेशन यानी कि जो गाउस के नियम के अनुप्रयोग है उनको इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। उसके बाद में आपका जो है दोस्तों ये टॉपिक भी कंप्लीट हो जाएगा और फिर जो है मैं एक लेक्चर लेकर आऊँगा जिसके अंदर हम करेंगे क्वेश्चन प्रैक्टिस। ठीक है, तो गाउस का नियम क्या कहता है दोस्तों? क्या कहता है गाउस का नियम? गाउस का नियम कहता है कि आपने जो भी गाउसियन सरफेस ली है उसके अंदर आने वाला टोटल चार्ज जो है वो आप ऐड कर लीजिए और फिर आप उसमें एप्सिलॉन नॉट का डिवाइड कर दीजिए तो आपको जो है क्या मिल जाएगा? इलेक्ट्रिक फ्लक्स मिल जाएगा उस पूरे गाउसियन सरफेस से गुजरने वाला। ठीक है दोस्तों, चलिए तो अब हम जो है इसके अनुप्रयोग में अगर देखें तो सबसे पहला अनुप्रयोग है कि अनंत रेखीय एक आवेश के कारण अनंत रेखीय आवेश के कारण जो विद्युत क्षेत्र होगा उसकी तीव्रता कितनी होगी। यानी ये कह रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इनफाइनाइट लाइन चार्ज फ्रॉम गॉस लॉ। तो इनफाइनाइट लाइन चार्ज अगर आपको दे रखी हो जैसे कि इस टाइप से, ये आपकी जो है एक तार दे दिया सपोज करिए, ठीक है, ऐसा लंबा तार दे दिया गया तो ये क्या हुआ? एक इनफाइनाइट लाइन चार्ज हो गया। भाई ये क्या हुआ? अनंत रेखीय आवेश हो गया या नहीं हुआ ना दोस्तों? तो इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न होगा उसके बारे में हमें पता लगाना है। तो इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न होता है दोस्तों वो कितना होता है? तो वो आपका होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू लैम्बडा अपॉन में 2πr इंटू एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, क्या होता है? लैम्बडा अपॉन 2πr एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, चलिए अब यहाँ 2 का पता है सबको कि ये एक नंबर है, पाई जो है उसकी वैल्यू आपको पता होती है, आर जो है दोस्तों वो क्या है? तो आर है दोस्तों आप लोगों के क्या दोस्तों? अरे इससे दूरी, इस तार से सपोज करिए इस बिंदु पर आप जो है इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं जो पी बिंदु है और आर डिस्टेंस के ऊपर है। ठीक है, ये इसका सपोज कर लीजिए कि सेंटर हो। वैसे अनंत है तो अनंत का सेंटर आप नहीं निकाल पाएंगे लेकिन मान लीजिए तो ये सेंटर है, ये आर है, ये पी बिंदु है। तो ये जो आर है आपको समझ में आ गया, जिस बिंदु के ऊपर आप इस तार की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हो। एप्सिलॉन नॉट आपको पता ही है। बचा यहाँ पर क्या? केवल और केवल लैम्बडा। तो ये लैम्बडा क्या होता है? लैम्बडा का मतलब है दोस्तों आपके क्या दोस्तों? तो लैम्बडा का मतलब है आप ये कह सकते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी। क्या कह सकते हो? लैम्बडा को जो है दोस्तों हम ये कह सकते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी। अब लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या होती है? तो लीनियर चार्ज डेंसिटी का मतलब होता है कि आपके जो तार की लंबाई दे रखी होगी, ये वैसे अनंत है, तो इस अनंत तार के लंबाई की पर यूनिट लेंथ में कितना चार्ज आ रहा है। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि इस पूरे तार के अंदर जो आवेश होगा वो मान लीजिए समीशन ऑफ क्यू है। क्या है? समीशन ऑफ क्यू। ठीक है, और इस समीशन ऑफ क्यू जो है ये जो समीशन ऑफ क्यू है ये तो क्या हुआ? कुल आवेश। कुल आवेश। अब अगर इस कुल आवेश के अंदर इसकी लेंथ यानी एल का भाग देंगे दोस्तों तो हमें मिल जाएगा ना कि पर यूनिट लेंथ कितना चार्ज है, और जो पर यूनिट लेंथ चार्ज है उसी को हम कह रहे हैं लैम्बडा। समझ में आ गई बात? ठीक है, क्लियर है? तो बस ये ही आपको जो है यहाँ पर याद रखना है ये फॉर्मूला, क्योंकि आपसे डायरेक्ट ये पूछा जाएगा कि एक एक मिनट दोस्तों, हाँ, आपसे यही पूछा जाएगा कि एक अनंत रेखीय आवेश की जो है तार दे रखा है, आवेशित तार है। अब इसकी वजह से इससे
2 मीटर की दूरी पर 4 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर आप जो है क्या निकालिए, विद्युत क्षेत्र निकालकर बताइए। तो आप निकाल लेंगे ना, या फिर वो क्या करेगा कि एक तार है जिसका रेखीय विद्युत आवेश, या फिर आप ये कह सकते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी या रेखीय घनत्व, रेखीय आवेश घनत्व जो है वो इतना दे रखा है। तो बताइए उस तार से जो है उस तार की वजह से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड फैल रहा होगा। इस टाइप के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। एक आपको यहाँ पर इसके 2 ग्राफ और बनते हैं, उनको याद रखना है। क्या याद रखना है दोस्तों? आपको ग्राफ याद रखने हैं। इसके 2 ग्राफ बनते हैं, ठीक है। तो इसके 2 ग्राफ कौन कौन से हैं? इसके 2 ग्राफ जो है दोस्तों, उसमें पहला ग्राफ हो जाएगा आपके ये कौन सा? तो पहला ग्राफ हो जाएगा आपके आर, यानी कि उस बिंदु की दूरी के रेस्पेक्ट में, किसके? उस दूरी के रेस्पेक्ट में, और उस ई का, ठीक है। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड और उस बिंदु की दूरी का अगर आप ग्राफ बनाओगे तो वो ग्राफ बनता है इस टाइप से। कैसा बनता है? इस टाइप से बन जाता है, ठीक है। और अगर आपने जो है ग्राफ इलेक्ट्रिक फील्ड यानी कि विद्युत क्षेत्र और किसके बीच में बना दिया, और आपने जो है लैम्डा यानी कि लीनियर चार्ज डेंसिटी के बीच में ग्राफ बना दिया, तो आपका ग्राफ जो बनेगा वो एक ऐसी स्ट्रेट लाइन बनेगा। ये याद रखना जरूरी है, ठीक है। मैं हर किसी में जो है आपको जहाँ ग्राफ बनते होंगे वहाँ ग्राफ जरूर बता रहा हूँ, क्योंकि जब ग्राफ का क्वेश्चन आता है दोस्तों तो अच्छों को नानी याद आ जाती है। और मैंने आपको थर्मोडायनेमिक्स के अंदर भी क्वेश्चन बताए थे, ठीक है। तो आप देखिए, अनंत रेखीय आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है? लैम्डा अपॉन 2 पाई आर एप्सिलॉन नॉट। और यहाँ लैम्डा की वैल्यू क्या है? तो कुल आवेश बट्टे उसकी लंबाई। ग्राफ 2 बनते हैं, ई और आर के वर्सेस, एक तो ई वर्सेस आर और एक बनता है ई वर्सेस लैम्डा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। तो नेक्स्ट आ जाता है आपके दोस्तों कौन सा वाला? तो नेक्स्ट आ जाता है आपके पास में अपरिमित, यानी कि एक इनफाइनाइटली जो है समरूप आवेशित अचालक परत के कारण, यानी आप ये कह सकते हो एक नॉन कंडक्टिंग आपके पास सीट है, उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? तो आप लिख लीजिए अपरिमित। अपरिमित का मतलब होता है इनफाइनाइटली, ठीक है। अपरिमित समरूप आवेशित अचालक परत के कारण, विद्युत क्षेत्र, ठीक है। तो इसको मैं जो है आपको इंग्लिश में भी बोल देता हूँ अगर किसी को नहीं समझ आ रहा हो तो। वैसे मैंने आपको बताया है ना कि इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम के नोट्स हम अवेलेबल करवा सकते हैं आपको। तो देखिए, अपरिमित समरूप आवेशित अचालक परत के कारण विद्युत क्षेत्र यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इनफाइनाइट यूनिफॉर्मली चार्ज्ड नॉन कंडक्टिंग सीट, ठीक है। कोई आपको जो है एक नॉन कंडक्टिंग सीट दे दी जाए, जिसका डायग्राम आप इस प्रकार से बना सकते हो। सपोज करिए आपके पास में ऐसी एक सीट दे दी गई, ठीक है। तो ये जो है आपके पास क्या है दोस्तों, ये वैसे ऐसे पूरी इनफाइनाइटली है, लेकिन हमने ये जो है एक छोटा सा रूप इसका आपके सामने पेश करा है। तो इसकी वजह से ये जो क्या है नॉन कंडक्टिंग है। कैसी है ये सीट? ये सीट जो है दोस्तों आपके नॉन कंडक्टिंग है, साथ ही साथ इनफाइनाइटली यूनिफॉर्मली ये चार्ज्ड है। तो इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा दोस्तों आप लोगों के, वो क्या होगा? तो इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो आप लिख लीजिए, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट। क्या होता है? सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अब आपको ये समझ, आपको डाउट आ सकता है कि यहाँ पर सिग्मा क्या है।
तो जिस प्रकार से दोस्तों लैम्डा की वैल्यू क्या थी, लैम्डा की वैल्यू थी आपके क्या, समीशन ऑफ क्यू अपॉन में लेंथ, वैसे ही ये जो एस है इसको हम कह सकते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी। क्या कह सकते हैं, सरफेस चार्ज डेंसिटी कह सकते हैं। सरफेस चार्ज डेंसिटी का मतलब है कि आपके टोटल एरिया में से पर यूनिट एरिया जो है कितना चार्ज आ रहा है। तो सिग्मा इक्वल टू हो जाएगा समीशन ऑफ क्यू यानी टोटल चार्ज बटे उस सीट का एरिया कितना है। ठीक है, तो सिग्मा इक्वल टू क्या है दोस्तों, समीशन ऑफ क्यू अपॉन में एस, और इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट। समझ में आ गई बात। यहाँ भी आपके दो ग्राफ बनते हैं, उनको आपको याद रखना है। अब इनका डेरिवेशन से हमें कोई मतलब नहीं है, क्यों, क्योंकि हमें 12th बोर्ड का पेपर नहीं देना है, हमें पेपर देना है लैब असिस्टेंट का, जो होगा ऑब्जेक्टिव। ठीक है, चलिए इसके भी दो ग्राफ बनेंगे आपके लिए, और दो ग्राफ बनेंगे यहाँ भी, किसके लिए, तो इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस आर। ठीक है, तो तब तो क्या बनेगा आपका, ऐसा ग्राफ बनेगा जिसके अंदर आर की वैल्यू चेंज होती जाएगी, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो कांस्टेंट रहेगा। क्यों, क्योंकि बिंदु कहीं पर भी हो, क्या इलेक्ट्रिक फील्ड उस पर डिपेंड करेगा, नहीं। इलेक्ट्रिक फील्ड तो केवल डिपेंड कर रहा है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट यानी कि डेल्टा समीशन ऑफ क्यू अपॉन में S2 एप्सिलॉन नॉट पर। और जो ये है, ये एक सीट है, सीट होती है आयताकार, तो आयताकार के अंदर इसकी रेडी जो है आपकी कितनी दूरी है उसका कोई लेना देना नहीं आएगा। इसका एरिया तो कैसे निकलेगा, लंबाई और चौड़ाई से। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं आगे। तो नेक्स्ट ग्राफ इसके अंदर जो बनता है वो बनता है इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस आपके जो है दोस्तों क्या, सिग्मा। क्या ले सकते हैं हम, सिग्मा। तो तब आपका कैसा ग्राफ बनेगा, तो तब आपका एक स्ट्रेट ऐसी लाइन बन जाएगा। क्यों, क्योंकि देखो ई जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है सिग्मा के, तो जितना ई बढ़ेगा उतना सिग्मा बढ़ेगा। यहाँ पर आर कितना भी बढ़ाओ आपके ई के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं हो रहा है। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट हमारा थर्ड फॉर्मूला। अब ये सब जो है गॉस थ्योरम से ही प्रूव किए जाते हैं, गॉसियन सरफेस मानी जाती है, लेकिन हमारे गॉसियन सरफेस से यहाँ कोई लेना देना नहीं है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, आपका हो जाएगा समरूप आवेशित, समरूप आवेशित अपरिमित, अपरिमित चालक पट्टिका, अपरिमित चालक पट्टिका के कारण विद्युत क्षेत्र। तो ये क्या है दोस्तों आपका, ये है एक तरह से आपके लिए दोस्तों क्या, आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू एन यूनिफॉर्मली चार्ज्ड इनफाइनाइट कंडक्टिंग सीट। पीछे क्या था, नॉन कंडक्टिंग सीट थी। समझ में आई बात। तो नॉन कंडक्टिंग सीट होगी तब तो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड कितना था बताइए, तब इलेक्ट्रिक फील्ड कितना था दोस्तों, तब आपका इलेक्ट्रिक फील्ड कितना था बताइए जल्दी से, तब आपका इलेक्ट्रिक फील्ड था सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। कितना था दोस्तों, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। समझ में आ गई बात। ठीक है, अब हम जो है आगे बढ़ चुके हैं, तो अब हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, इनफाइनाइटली यूनिफॉर्मली चार्ज्ड कंडक्टिंग सीट के कारण। किसके कारण दोस्तों, कंडक्टिंग सीट के कारण। ठीक है, चलिए दोस्तों बात करते हैं आगे। तो देखिए दोस्तों, अब बात करते हैं इसकी। तो इसके लिए भी डायग्राम तो कैसा होगा, वही डायग्राम बनेगा। मान लीजिए ये एक आपके लिए क्या है दोस्तों, सीट है। क्या है, सीट है। और ये कैसी है, इनफाइनाइट। तो इसकी लेंथ एंड जिसकी लंबाई और चौड़ाई, लेंथ एंड ब्रेथ होगी, वो तो होगी इनफाइनाइटली। ठीक है, चलिए अब इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कितना होता है, तो कंडक्टिंग सीट के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो होता है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। वहां पर आप एक मिनट, ये एप्सिलॉन से ही बनाते हैं,
वहां आपका क्या था, जब नॉन कंडक्टिंग शीट थी तब आपका इलेक्ट्रिक फील्ड था सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, जबकि आपका कंडक्टिंग शीट लेने पर आंसर आता है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसके लिए भी दो ग्राफ बनेंगे, क्या बनेंगे, दो ग्राफ, ठीक है। चलिए, तो पहला ग्राफ इसके अंदर बनेगा किसके लिए दोस्तों, इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस आर। तो ये है आपका आर और ये हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, और ये ओ। तो ये आपका हो गया यही, क्यों, यहाँ भी आर के ऊपर डिपेंडेंसी नहीं है, तो आर कुछ भी करिए, बढ़ाइए घटाइए, ई के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं। अब हम बनाने जा रहे हैं ई वर्सेस सिग्मा ग्राफ, ठीक है, और ई और सिग्मा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो आपका ग्राफ बनेगा स्ट्रेट लाइन विथ एंगल 45, देखो। और आपका यहाँ भी सिग्मा जो है वो क्या है, तो समीशन ऑफ क्यू अपॉन में एरिया एस, समझ में आ गई बात, ठीक है। तो सिग्मा इक्वल टू क्या होता है, समीशन ऑफ क्यू अपॉन में एस, और इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू होता है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये है हमारा क्या दोस्तों, यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइट कंडक्टिंग प्लेट की वजह से आपका क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। चलिए, अब बात करते हैं हम नेक्स्ट फोर्थ कंडीशन पर। तो ये सब फॉर्मूलाज आपको याद रखने हैं, ये जो अभी नॉन कंडक्टिंग कंडक्टिंग वाले लिखवा रहा हूँ, इनसे आपके क्वेश्चन आए हुए हैं, आप एग्जाम का पेपर उठा करके देखिए तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं आगे। नेक्स्ट फॉर्मूला आ जाता है हमारा समरूप आवेशित गोलीय कोश के कारण विद्युत क्षेत्र, ठीक है। तो ये क्या है, आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है, किसकी वजह से, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू एन यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्पेरिकल सेल, यानी आपने एक स्पेरिकल सेल ली है जो कि क्या है दोस्तों, यूनिफॉर्मली चार्ज्ड है, उसकी वजह से आपका इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, ठीक है। तो देखिए, सेल का मतलब क्या होता है आप लोग जानते ही होंगे, ठीक। ये मैंने आपके सामने एक स्पेरिकल सेल बना दी जिसका सेंटर है ये मान लो O, ठीक, और इस इंटरनल जो इसकी रेडियस है वो है मान लो कैपिटल R, ठीक। सॉरी, ये जो है आपका एक स्पेरिकल क्या ले लिया हमने, एक, अच्छा, ये गोला एक्स्ट्रा नहीं बनाना भाई, अभी हम बात कर रहे हैं सेल की, रिंग की बात नहीं कर रहे हैं, मैंने रिंग का डायग्राम बना दिया। अब देखिए, ये हमने बना दी एक स्पेरिकल सेल, ठीक है। अब इस की वजह से एक तो हम इसके ऊपर अगर बिंदु हो तो निकालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है भाई, इसके ऊपर भी तो आ सकता है बिंदु, एक हो सकता है इसकी वजह से बाहर आ जाए, ठीक है। और तीसरी कंडीशन क्या हो सकती है दोस्तों, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है मतलब ये बिंदु अंदर हो तब, तो ये अलग अलग तीन कंडीशन है, ए कंडीशन है यहाँ पर, बी कंडीशन है यहाँ पर, और सी कंडीशन है यहाँ पर। कहने का मतलब है इलेक्ट्रिक फील्ड हम जो है अलग अलग जगह के लिए लिखने वाले हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड सबसे पहले ए के लिए, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड आपका बी बिंदु के लिए, और फिर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड बिंदु सी के लिए। कहने का मतलब क्या है, देखिए, आपका इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं हम किसकी वजह से, एक स्पेरिकल सेल की वजह से। ये स्पेरिकल सेल है, इसके अंदर तीन बिंदु हो सकते हैं भाई, जो आप इलेक्ट्रिक फील्ड जिस बिंदु पर निकालने जा रहे हैं वो बिंदु या तो उस स्पेरिकल सेल के अंदर हो, या उसके ऊपर हो, या उसके बाहर होगा। तो अगर वो बिंदु उसके अंदर आ जाए, क्या हो जाए, बिंदु उसके अंदर आ जाए। अब अंदर आ जाए दोस्तों, तो आपका जो है क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है शून्य, क्या होता है, शून्य होता है। समझ में आ गई बात।
तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड कितना होगा, शून्य होगा। बिंदु जो आपका गोलीय कोश है उसके अंदर कहीं पर भी बिंदु लीजिए, अंदर आ गया मतलब उसका इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया टाटा बाय बाय शून्य और बाय 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 यानी शून्य। ठीक है, चलिए फिर अगर वो बिंदु जो है उस स्फेरिकल सेल के ऊपर ही आ जाए, ऊपर ही आ जाए मतलब क्या हो जाए, देखो ये जो है इनकी डिस्टेंस अपन अगर स्मॉल आर से रिप्रेजेंट करें तो हम ये कह सकते हैं ना कि ए बिंदु के लिए तो क्या केस था, ए बिंदु के लिए केस था कि स्मॉल आर है वो छोटा है कैपिटल आर से, रेडियस से। ठीक है, और अगर हम बात करें बी के लिए तो बी के लिए केस बनेगा स्मॉल आर और कैपिटल आर, यानी बिंदु की दूरी और उसकी त्रिज्या बराबर हो जाएगी क्योंकि उसी के ऊपर आ गया है। तब आपका इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा दोस्तों, तो तब आपका इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा कितना, तब आपका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन आर स्क्वायर। ठीक है, और आप लोग जानते हैं इस सेल का जो है गोलीय सेल है तो इस सेल का एरिया कितना होता है 4 पाई आर स्क्वायर। इसलिए हम ये कह सकते हैं दोस्तों कि इसको लिखा जा सकता है सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, क्यों लिखा जा सकता है, क्योंकि देखिए टोटल चार्ज कितना है Q और 4 पाई आर स्क्वायर क्या है इसका एरिया, तो टोटल चार्ज बटे एरिया को हम क्या कहते हैं, सरफेस चार्ज डेंसिटी, इसलिए हम इसको सिग्मा लिख सकते हैं। ठीक, चलिए अब ये लास्ट केस कौन सा है, जब बिंदु उसके बाहर हो, बिंदु बाहर है इसका मतलब उस बिंदु की दूरी उसकी त्रिज्या से ज़्यादा है, तब आपका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, तो तब इलेक्ट्रिक फील्ड होगा Q अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। ठीक है, और इसको हम इक्वल मान सकते हैं किसके, तो सिग्मा आर स्क्वायर अपॉन में एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। समझ में आ गई बात। ठीक है, तो सिग्मा आर स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर कह सकते हैं। और आप जो है सिग्मा बराबर क्या हो रहा है, तो कुछ भी नहीं है, आप जानते हैं दोस्तों यहाँ पर ये जो है आप कंफ्यूजन अगर हो तो आप इसको अलग से लिख सकते हैं कि इसके लिए, हाँ इसके लिए लिखवा रहा हूँ, इसके लिए तो ठीक है वो अलग वही आएगा Q अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर, लेकिन आप लोग जानते हैं कि भाई सिग्मा बराबर क्या होगा, टोटल चार्ज Q बटे एरिया, एरिया कितना है 4 पाई आर स्क्वायर। इसलिए इसको जब मैंने सिग्मा फॉर्म में लिखा तो मुझे आर स्क्वायर का ऊपर नीचे डिवाइड एंड मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो जब मैं यहाँ आर स्क्वायर और इधर भी आर स्क्वायर लाऊंगा तो क्या होगा दोस्तों, ये जो है आपका देखिए ये एक मिनट अच्छा ये एक्स्ट्रा आ गया, एक मिनट रुकना, ये एक मिनट जस्ट एक मिनट वेट करो, सब सही करेंगे। एप्सिलॉन नॉट ये आर स्क्वायर और इसके अंदर ये देखिए ये कवर हो जाएगा और आपका ये आर स्क्वायर, तो Q अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर जो है वो तो बन गया सिग्मा, तो ये हो गया फॉर्मूला सिग्मा आर स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। समझ में आ गई बात। तो ये तीनों केस आपको याद रह जाएंगे। अगर गोलीय कोश है उसकी वजह से आपसे विद्युत क्षेत्र पूछा जाए तो उसके अंदर की साइड होता है शून्य। ठीक है, उसके अंदर की साइड कितना होता है शून्य, उसके ऊपर कितना होता है, तो उसके ऊपर होता है दोस्तों Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर या सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, या फिर आपसे पूछ लिया जाए उसके बाहर साइड कोई बिंदु है तब होता है सिग्मा आर स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, या फिर आप लिख सकते हैं Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। समझ में आ गई बात। चलिए अब बात करते हैं हम इसके लिए भी ग्राफ की। तो इसके जो है दोस्तों आपके ग्राफ बहुत ही यूनिक बनता है और यहाँ जो है आपसे ग्राफ से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसका ग्राफ कैसा बनेगा, इसका ग्राफ बनेगा दोस्तों कुछ इस प्रकार से, ये इंपॉर्टेंट ग्राफ है आप जरूर बनाइएगा। ये है डिस्टेंस r जहाँ पर आप बिंदु ले रहे हो और ये है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का वेरिएशन। ठीक है, और ये आपका है ओरिजिन। अब देखिए इसके अंदर दोस्तों क्या होता है,
हम इस R को 3 भाग में तोड़ रहे हैं। यहाँ पर हम मान लेते हैं ये डिस्टेंस R को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो R ये जो डिस्टेंस थी तो यहाँ पर R को रिप्रेजेंट कर रहा है भाई, R बराबर 1 2 3 4 होगा ना, वैसे यहाँ हमने R रिप्रेजेंट कर दिया। तो इससे पीछे वाला एरिया जो होगा यहाँ पर क्या होगा, इसकी रेडियस ज़्यादा होगी, यहाँ पर रेडियस और जो है आपकी उसकी दूरी बिंदु की बराबर हो गई, और इससे आगे जब जाएंगे तो दूरी जो है बिंदु की वो ज़्यादा हो जाएगी उसकी त्रिज्या से। तो इसका जो ग्राफ बनेगा वो कुछ इस प्रकार से बनेगा, यहाँ पर तो होगा और फिर इससे आगे जाने पर ये जो है इस प्रकार से वेरी करेगा, और यहाँ जब बिंदु अंदर है तो यहाँ तो इलेक्ट्रिक फील्ड ए बिंदु के लिए तो कितना होगा 0, और जब बिंदु बी के ऊपर आ गया, देखो मैं यहाँ लिख देता हूँ आपके इस रीजन को, नाम दे रहे हैं हम, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का रीजन जो है वो ए था, इस पर्टिकुलर बिंदु के ऊपर बी रीजन है, और इस बिंदु से आगे का जो रीजन है वो है सी। ठीक है, तो पर्टिकुलर ई ए जो है वो तो होगा 0, इस पर्टिकुलर बिंदु उसके ऊपर ही मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, तो ई बी बराबर हो जाएगा आपके कितना दोस्तों, अरे भाई ई बी कितना होता है, देखो ये रहा ना, अरे ई बी कितना होता है Q/4πε0r स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा आपका ई बी, तो उसको फॉर्मूले को लिखने की ज़रूरत है नहीं। और इससे आगे जब आते हैं तो ई जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है आर स्क्वायर के। समझ में आ गई बात? ठीक है, तो ये कुछ इस प्रकार से जो है आपके सामने इसका ग्राफ पेश होता है, और इस ग्राफ को आपको याद इसलिए रखना है क्योंकि आपसे जो है डायरेक्ट ऐसे ग्राफ बना करके 4 ऑप्शन में से आपसे पूछा जा सकता है कि कौन सा ऑप्शन सही है। अब बताइए कौन सा ऑप्शन सही है, तो आप डायरेक्ट ऐसे एग्जाम्पल को देख करके आप समझ जाएंगे कि हाँ ये जो है सही रिप्रेजेंट कर रहा है। समझ में आ गई बात? ठीक है, मुझे नहीं लगता है कि इसमें कोई डाउट होगा। ये केवल देखिए इनके प्रूफ की ओर जाएंगे तो मुझे लगता है ज़्यादा टाइम जाएगा, और जिसको टाइम वेस्ट करने का शौक है वो इनके प्रूफ को सीख सकता है, मेरी ओर से कोई मनाही नहीं है। और आपको डाउट हो कि सर प्रूफ भी बता दीजिए, तो मैं तो आपको प्रूफ भी बता दूंगा, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि आपके लिए इसका प्रूफ जो है वो कोई फायदेमंद होगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए फिर दोस्तों हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर, और नेक्स्ट क्लास में कुछ इसके जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को और हम करेंगे, और कुछ ऐसे ही और फॉर्मूलाज हैं जो नॉन कंडक्टिंग स्पेयर जो होते हैं उनके लिए बात करेंगे, कंडक्टिंग स्पेयर के लिए बात करेंगे। उसके बाद में जो है हम किसके बारे में बात करने वाले हैं, तो यूनिफॉर्मली चार्ज अगर रिंग ले तो उसके लिए हम बात करने वाले हैं। उसके बाद में हम बात करेंगे बबल्स जो होते हैं, सोप बबल्स से रिलेटेड एक क्वेश्चन आता है इसमें, उसके बारे में हम बात करेंगे, और फिर आपका ये टॉपिक हो जाएगा कंप्लीट। तो अब इसके ऊपर एक और वीडियो आएगा, उसके बाद आप कौन सा टॉपिक चालू करवाना चाहते हैं वो कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है दोस्तों, जय हिंद जय भारत, अपना प्यार इसी तरह बनाए रखिए।